नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लीगल लिटरेसी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको बहुत सचेत रहने की जरूरत होती है। कई बार प्रॉपर्टी से जुड़े कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से हम खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। अगर बिल्डर या प्रमोटर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी तरह की गलत बयानी करता है या फिर समय पर पोजीशन नहीं देता, तब इसके लिए भी हमारे पास एक खास कानून है जिसके माध्यम से हम अपना अधिकार हासिल कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और इस कानूनी प्रावधान का नाम है रेरा। जी हां, लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं रेरा पर। आखिर क्या कहता है रेरा कानून, कब इसे लाया गया अमल में, और प्रमोटर और खरीदार की क्या होती है इसमें भूमिका और जिम्मेदारियां, ये सब आज हम जानेंगे लीगल लिटरेसी के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस अहम कानून पर हमें तमाम जानकारियां देने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैम, आज का जो विषय है वो सीधे तौर पर उन खरीदारों से संबंधित है, उन बायर से जो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, किसी में निवेश करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मन मुताबिक प्रॉपर्टी तो मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता है। और रेरा सीधे तौर पर इसी से संबंधित है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेरा मूल रूप से क्या है और इसे कब अमल में लाया गया। जी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 का आया था, जिसको जो बन के तैयार हो गया था 25 मार्च 2016 में, और जिसको लागू किया गया था 1 मई 2016 को। तो उसके बाद से ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो एफिशिएंसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी का गठन किया गया, रेरा ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, जो ये चीज देखेगी कि हाँ, बिल्डर्स प्रोमोटर्स जो है वो अच्छे तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो प्रॉमिस्ड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देने का समयावधि है, उस समयावधि में करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए एक रेरा एक्ट जो है वो लाया गया था। और साथ ही साथ इसको जो खरीदार है उनके अधिकारों की सुरक्षा करना, साथ ही साथ उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता करना, उसके लिए रेरा जो अथॉरिटी है उसका निर्माण किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। जी मैम, आपने बताया कि 2016 में इसका प्रावधान आया है, लेकिन प्रॉपर्टी तो हम सदियों से खरीदते आ रहे हैं। तो जब हम पहले कोई अपार्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे और अब रेरा के बाद आने से जब हम इसे खरीद रहे हैं, किसी में निवेश करने जा रहे हैं, तो किस तरह के बदलाव आए हैं इसके आने के बाद? जी, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि 500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी है या 8 अपार्टमेंट से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है, उसका मैंडेटरीली रेरा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता आई थी। और रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप रेरा की वेबसाइट में जो आपके बिल्डिंग का प्रोग्रेस है वो चीजें चेक कर सकते हैं। बिल्डर के लिए ये मैंडेटरी हो गया है कि वो अब रेरा में अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करे। साथ ही साथ एडवर्टाइज करने से पहले और बेचने से पहले रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है किसी भी बिल्डर को कि वो रेरा में रजिस्टर करे अपने प्रोजेक्ट को। साथ ही साथ रेरा के वेबसाइट में आप सारी डिटेल्स, जो प्रोडक्ट्स है, जो आप प्रोजेक्ट में लगने वाले सामान है या उसके अभी तक कितना बन के तैयार हो गया, वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं रेरा की वेबसाइट से। तो ये चेंजेस आए हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, क्या इसमें सिर्फ जो बिल्डर्स हैं उन्हें ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है या फिर कुछ और भी प्रावधान इसमें शामिल हैं? जी, इसमें ये भी प्रावधान शामिल है कि रेरा में पंजीयन होने के बाद में जो बिल्डर्स है, प्रमोटर्स है, वो अगर प्रोजेक्ट को अप्रूवल चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बने, तो ये अनिवार्य है कि वो इसमें रजिस्टर करे। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे। बिल्डर के लिए बहुत मैंडेटरी होता है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे रेरा को, कि कितना क्वार्टरली अपडेट करने का भी इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ आपको इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, बिल्डर आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इंडेफिनाइट पीरियड के लिए आपका काम नहीं कर रहा है, आप परेशान हो रहे हैं कि हमें घर तो इसी साल मिल जाना चाहिए था, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए जरूरी है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है रेरा, उसमें पंजीयन होना अनिवार्य है। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको भी ये देखना जरूरी है क्या ये रेरा से रजिस्टर्ड है। हम जनरली देखते हैं टीएनसी अप्रूवल मिलता है या नहीं, टीएनसी अप्रूव प्रोजेक्ट है या नहीं, और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है या नहीं। ये चीजें देखना आपके लिए जरूरी है अगर कहीं आप प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं या कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो। जी अमित। बिल्कुल
मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था कि अगर हमने किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर दिया, एक समय सीमा निर्धारित की जाती है कि तब तक आपको पोजीशन मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी अगर बिल्डर पोजीशन नहीं दे रहा है, वो लगातार ग्राहकों को घुमा रहा है, तो किस तरह से जो ग्राहक है, जो खरीदार है, वो उसके खिलाफ एक्शन करवा सकते हैं रेरा में? जी, जब रेरा की बात की जाती है तो क्वार्टरली अपडेट्स करना जरूरी है। अगर नहीं होता है क्वार्टरली अपडेट, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप शिकायत कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के समक्ष। आप बोल सकते हैं कि मैंने रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में अपना निवेश किया था, हमने इतना इतना पैसा डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन मुझे अभी तक अपडेट नहीं मिला है कि मेरा पैसा गया कहाँ, मेरे पैसे कहाँ निवेश हुए, और अभी तक मुझे पता नहीं है कि कितना बन के तैयार हो गया है। तो ये चीज के लिए एक बहुत ही कंट्रोल दिया गया है कि आप अनलिमिटेड कंट्रोल बिल्डर को नहीं दे रहे, प्रमोटर को नहीं दे रहे हैं, आप कंट्रोल दे रहे हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को, जो ये चीज सुनिश्चित कर रही है कि आपके द्वारा निवेश किया गया पैसा सही तरीके से, सही जगह पे और सही समयावधि पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो। जी अमित। बिल्कुल। अगर हमने निवेश किया है किसी प्रॉपर्टी में और हमें मालूम होता है कि हमारा जो निवेश था, यानी जो हमारे पैसे थे, बिल्डर ने उस प्रोजेक्ट की जगह अपने किसी और प्रोजेक्ट्स में लगा दिया और फिर हमारा निर्माण कार्य रुका हुआ है, चालू ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या हम शिकायत कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, आप ट्रिब्यूनल में इस बात की भी शिकायत कर सकते हैं। ये मैंडेटरी हो गया है कि 70% ऑफ द फंड आपका जो है वो पहले एस्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, और वो एस्क्रो अमाउंट में आपके कंस्ट्रक्शन के लिए ही स्पेसिफिकली आपका पैसा यूज किया जाएगा। पहले बिल्डर्स क्या करते थे रेरा एक्ट आने के पहले, कि वो पैसे ले लेते थे और फिर उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट में उस पैसे को रोटेशन करने लग जाते थे कि यहाँ पैसा लगा रहे, वहां पैसा लगा रहे, और आपका प्रोजेक्ट धरा का धरा है। और ये भी होता था कि एक बिल्डर कई लोगों से पैसे ले लेता था और उसके बाद कार्य ही नहीं करता था, फिर आप उनको लीगल नोटिस भेज रहे कि हमारा अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कस्टमर्स परेशान हो जाते थे, तो निवेशक जो है वो परेशान होते थे। तो इसलिए ये मैंडेटरी कर दिया गया है, रेरा जो अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपका जो पैसा है वो निवेश करने के बाद में एक एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, आपको क्वार्टरली अपडेट्स मिलेंगे कि हाँ आपके पैसे इतने परसेंटेज इतने खर्च हुए, इतने पैसे आपके इधर खर्च हुए, इतने पैसे आपके इधर खर्च हुए, और इस प्रकार से आपका जो अपडेट है वो पूरा अप टू डेट रहेगा। और अगर नहीं होता है तो आप डेफिनेटली शिकायत करें ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के समक्ष। जी मैम, अगर हमें हमारी प्रॉपर्टी हैंडओवर भी कर दी है बिल्डर ने, हम उसमें रहने लग गए, लेकिन इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो पुअर क्वालिटी का है, गुणवत्ता विहीन पूरी कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज की है, तब क्या प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी हम रेरा का रुख कर सकते हैं? डेफिनेटली, जब आप पोजीशन ले लेते हैं, कब्जा ले लेते हैं प्रॉपर्टी का, उसके बाद आप रहने लगते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है भाई दीवारों में से सीपेज हो रहा है, लीक हो रहा है, सीमेंट टूट के गिर रहा है, टाइल्स टूट रहे हैं, एन नंबर ऑफ चीजें हो रही है जो प्रॉपर्टी के साथ ये हो रही है, और आपको फिर रियलाइज होता है भाई हमने बिल्डर को तो इतना इतना पैसा दे दिया, लाखों में अमाउंट दे दिया और क्वालिटी तो हमें मिली नहीं। तो इसके अगेंस्ट भी आप रेरा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इसमें रेरा में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है कि 5 साल की वारंटी मिलती है। अगर आपके पोजीशन लेने के बाद 5 साल के अंदर अगर प्रॉपर्टी में कोई भी फॉल्ट होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो उसको बना करके देने की जिम्मेदारी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी बिल्डर ने पैसे ले लिए, तो वो बिल्डर ही उसको बना के देगा और वो आपके समाधान के अनुसार बना के देगा। अगर नहीं बना के देता है या रिफ्यूज कर देता है तो उसने रेरा रेगुलेशंस का उल्लंघन कर दिया है, उसके अगेंस्ट में भी आप रेरा ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और कार्रवाई करवा सकते हैं, इवन पेनल्टीज भी इंपोज करा सकते हैं उस बिल्डर के अगेंस्ट में। जी अमित जी, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, क्योंकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और ऐसा होता है कि एक बार वो घर में शिफ्ट हो जाते हैं तो लगता है कि अब अगर इसमें दीवार में कोई भी सीढ़न आएगी या कोई और परेशानी होगी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी तो वो उनके जिम्मे होगा। लेकिन रेरा के तहत ये गाइडलाइन है कि 5 साल तक इसका जो पूरा मेंटेनेंस काम है वो आपके बिल्डर को ही करना है, क्योंकि पैसे उसने इस बात के भी लिए हैं और ये कॉस्ट में कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है। मैम, अक्सर अब हम देख रहे हैं कि एक सिक्योर्ड कैंपस का चलन पिछले 1 दशक से काफी चल पड़ा है, और हम जब बुकलेट देखते हैं बहुत ही लुभावने वादे बिल्डर्स की तरफ से किए जाते हैं, बहुत सारे बिल्डर्स इसे पूरा भी करते हैं। एमिनिटीज की जहां तक हम बात करते हैं, तो क्या ये जो एमिनिटीज का यहाँ पर जिक्र होता है बिल्डर जो करता है, और अगर वो प्रॉपर्टी में हमें नहीं देता तो सिर्फ घर के अलावा एमिनिटीज को लेकर भी हम रेरा का रुख कर सकते हैं कि इन्होंने तो हमसे ये वादे भी किए थे लेकिन इसमें तो इंक्लूड ही नहीं है प्रॉपर्टी में जब हम रहने आए हैं?
डेफिनेटली जब कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट का प्रपोजल लाता है और रेरा के अप्रूवल के लिए लगाता है, उसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं कि अगर उसको मंदिर देना है, उसको गार्डन देना है, उसको जिम देना है, उसे क्लोज कैंपस देना है, उसको एक फ्री ओपन स्पेस देना है, वेंटिलेशन प्रॉपर देना है, ये सब चीजें, ये सब दिखने के बाद ही रेरा अप्रूवल मिलता है, टीएनसी अप्रूवल मिलता है। तो जब ये अप्रूवल मिलने के बावजूद भी अगर बिल्डर आपको ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन होने के बाद में पेनल्टीज इंपोज की जाएगी। आपने रिसेंटली एग्जांपल देखा था कि बिल्डर ने इसी प्रकार के वायदे किए थे और उसके बाद उन्होंने ये चीज नहीं किया था, तो पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग थी उसको कोलैप्स कर दिया गया था। तो लॉ के ऊपर कुछ कोई नहीं है। अगर आपने अप्रूवल ही इसी ग्राउंड्स पे लिया और आपने नहीं ये सारी चीजें प्रोवाइड की हैं, तो डेफिनेटली आपके पास अधिकार है कि आप ट्रिब्यूनल का रुख कर सकते हैं। जी अमित। बिल्कुल मैम, प्रॉपर्टी की जहां तक बात है उससे जुड़ी हुई सड़क भी काफी मायने रखती है। क्या रेरा में कोई ऐसा भी प्रावधान है कि प्रॉपर्टी तक जाने के लिए जो सुगमता है वो लोगों को दी जा रही है नहीं, या इसे भी सुनिश्चित किया जाए? डेफिनेटली अगर संपत्ति है, आप ऐसी जगह पे संपत्ति कर रहे हैं जहां ईजमेंट नहीं है, जहां पे रास्ता नहीं है, तो वो संपत्ति का भी कोई फायदा नहीं है। तो ईजमेंट्री राइट्स जब बिल्डर होता है, तो अगर वो प्राइवेट बिल्डर है तो वो नाली भी प्रोवाइड करेगा, आपको सड़कें भी प्रोवाइड करेगा, और एक स्पेसिफाइड, जैसे अगर अप्रूवल में 40 फीट की रोड उसने बोली है तो 40 फीट की रोड भी प्रोवाइड करेगा, तो पार्किंग स्पेस भी प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें ये रेरा अप्रूवल के लिए ये गाइडलाइंस भी हैं कि आपको मिनिमम इतना तो आपको प्रोवाइड करना ही है। अगर आप छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो छोटे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इतनी सड़क आपको देनी ही है, 30 फीट 20 फीट की सड़क आपको देनी ही है, और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 40 फीट की आपको रोड देनी ही है। इस प्रकार से गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस के अनुसरण में ही आप अपना प्रोजेक्ट बनाएं और प्रोजेक्ट बनाने के बाद अप्रूवल लें। तो ये प्रावधान भी है अमित जी। बिल्कुल मैम, रेरा के तहत जो प्रमोटर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं? जी, एक्यूरेट प्रोजेक्ट के डिटेल्स सिर्फ आप रेरा को नहीं देंगे, आप कस्टमर्स को भी देंगे। आपने जिस प्रकार से बताया कि वायदे करता है अगर कोई प्रमोटर है, उसके बाद उन पे खरा नहीं उतरता है तो कार्रवाई हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। साथ ही साथ एक एक्यूरेट प्रोजेक्ट डिटेल देना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की होती है। साथ ही साथ वो अगर उसमें कुछ बदलाव करना चाहता है, उसमें चेंजेस के लिए हमारा जो बायर है उसका कंसेंट लेना भी बहुत जरूरी है, अथॉरिटी का कंसेंट लेना भी जरूरी है। अगर उनको लग रहा है कि हाँ, बिल्डिंग बनाने के पहले मुझे लग रहा था कि ये चीज मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या इतना प्रोवाइड कर सकता हूँ, उन्होंने प्रपोजल दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में अगर उसको चेंजेस करने की, अब बनने की ड्यूरेशन में हमको पता चल रहा है हम ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है, या XYZ जो भी रीजन है, तो उसके लिए आपका कंसेंट लेना बहुत अनिवार्य है। ये प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो जाता है तो 5 साल के अंदर उसको सुधार के देना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोटर की होती है। तो ऐसे n नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्डर की, प्रमोटर की होती है। जी बिल्कुल मैम, जब कोई खरीदार रेरा के समक्ष अपनी शिकायत लेकर जाता है तो किस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है? क्या ऑनलाइन मोड भी इसके लिए या फिर ऑफलाइन ही उसे आवेदन करना होता है? जी, आजकल हर एक केसेस के लिए ऑनलाइन, आप सिविल क्रिमिनल केसेस के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल आपके पास आ गए हैं। रेरा के लिए भी एक पोर्टल है। आप रेरा अधिकरण में अंडर सो एंड सो सेक्शन, जो भी जिसमें भी आप अग्रीव्ड है, अंडर सो एंड सो सेक्शन आप एक एप्लीकेशन, आप अपनी कंप्लेंट आप फाइल करें। कंप्लेंट फाइल होने के बाद में उसका स्पीडी रिड्रेसल का भी प्रावधान है। तो इस प्रकार से आप ट्रिब्यूनल में डायरेक्टली भी जा सकते हैं और आप ऑनलाइन रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन जब कार्रवाई होगी तो कार्रवाई जो है वो फेस टू फेस ही होती है, क्योंकि वहां रेरा ट्रिब्यूनल में जो अथॉरिटी बैठी होती है तो उनके सामने ही आप अपनी बातें रखते हैं। तो ये अभी इतना एडवांस हुआ नहीं है, धीरे से ये भी आ जाएगा कि आप ऑनलाइन मोड से ही सारी प्रक्रिया कर लें। लेकिन अभी सारी प्रक्रिया नहीं, लेकिन फाइलिंग का जो प्रावधान है वो ऑनलाइन मोड से करने का प्रावधान अभी है। जी अमित, बिल्कुल, फाइलिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन आप कर सकते हैं। मैम, रेरा के तहत क्या जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो भी इसके अंडर में आते हैं? उनकी क्या भूमिका इसमें निर्धारित की गई है? जी, एजेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है तो उसका सेल भी ना होने दे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि अगर रेरा में आपका रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है और आप उस क्राइटेरिया में आते हैं कि हाँ 500 स्क्वायर मीटर्स का आपका एरिया है, 8 अपार्टमेंट या फिर 8 अपार्टमेंट आपके हैं या उससे ज्यादा है, तो
तो ये मिनिमम मैंने आपको एरिया बता दिया, उसमें मैंडेटरी है कि रेरा में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको सेल को आप प्रमोट ना करें, ये एजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये अधिकरण की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो चीजों को देखें। और अगर कोई पर्सन कोई बिल्डर इस प्रकार से सेल कर रहा है तो वो दैट इज ब्रीच ऑफ लॉ, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो एजेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, एजेंट डायरेक्टली क्लाइंट से डील कर रहा होता है तो एक पारदर्शिता वो भी दिखाए। अगर वो पारदर्शिता नहीं दिखाता है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जो घर खरीदने वाले जो कस्टमर्स है उनकी सुरक्षा रेरा किस तरह से करता है? जी, सबसे पहली बात है इंफॉर्मेशन। आप अगर प्रोजेक्ट देखते हैं किसी बिल्डर का तो दिखने में अलग दिख रहा है और बनने के बाद ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है। इस प्रकार से जो प्रमोटर्स है वो चीजें नहीं कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट्स को, जो बायर्स है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी जरूरी है कि हाँ रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है तो जो दिखाया गया है, जो चीजें प्रॉमिस की गई है वही उनको मिले। दूसरी बात, प्रॉपर्टी समय सीमा जो है समय पर उनको हैंडओवर कर दी जाए, क्योंकि पहले रेगुलेशन नहीं था तो प्रमोटर्स जो है वो प्रॉमिस करते थे कि हाँ हम 1 साल के अंदर आपको बना के देंगे या 6 महीने में आपको बना के देंगे आपका घर, लेकिन वो डिले हो रहा है और वो डिले होता जा रहा है। तो वो चीजों को हटा दिया गया है। अभी अगर रेरा प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, तो वो प्रॉपर्टी का पोजेशन टाइम में मिले, ये चीज है। नहीं तो उसमें पेनल्टी जुड़ना चालू हो जाता है अगर रीजनेबल रीजन नहीं है तो। साथ ही साथ अगर मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया है या डिले हुआ है तो उसके लिए आपको कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार का प्रावधान भी है अमित। बिल्कुल। लेकिन जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है अगर वो रेरा नियमों की अनदेखी करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं? जी, इसमें इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है और 10% ऑफ प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, वो भी उनको देना पड़ सकता है अगर वो उल्लंघन करते हैं तो। जी अमित। जी मैम, क्या रेरा के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? इसके आगे भी क्या कोई प्रक्रिया होती है? जी, रेरा ट्रिब्यूनल है, साथ ही साथ रेरा एपिलेट ट्रिब्यूनल भी है। तो एपिलेट ट्रिब्यूनल में आप 60 दिनों के भीतर अपना जो है अपील फाइल कर सकते हैं अमित, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है रेरा के डिसीजन से तो। जी जी मैम, क्या उपभोक्ता रेरा के अलावा किसी और कानून में भी निवारण की मांग कर सकते हैं? जी, एक केस हुआ था आफ्ताब सिंह वर्सेस इमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड एंड अनदर्स। ये केस में ये चीज बताया गया था कि आप सिर्फ रेरा में नहीं, कंज्यूमर फोरम में साइमल्टेनियसली केस फाइल कर सकते हैं और अपना रिड्रेसल ले सकते हैं, क्योंकि रेरा से पहले तो कंज्यूमर फोरम ही था, कंज्यूमर कोर्ट्स ही थे। तो इस तरीके से आपके रेरा के उल्लंघन के लिए आप रेरा में क्लेम फाइल कर ले और आप एज अ कंज्यूमर उसमें अग्रीव्ड हुए हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जी अमित। जी मैम, रेरा जो है वो चलित योजनाओं को, जो परियोजनाएं जो चल रही हैं, उन्हें कैसे प्रभावित करता है? जी, जैसे अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसका जो है वो आपने अगर बना लिया है, फिर उसको आप रजिस्टर करें रेरा में। प्रावधान तो यही है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, एडवर्टीजमेंट और सेलिंग से भी पहले प्रोजेक्ट आपका शुरू हो जाना चाहिए और वो रजिस्टर हो जाना चाहिए रेरा में। लेकिन अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट बन जाए और उसको फिर रजिस्टर किया जाए रेरा में, तब जाके वो एक रेगुलर अपडेट आप अथॉरिटी को अगर देते हैं तब जाके आपका रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कहलाएगा। और जब तक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ना कहलाए तो ये तो ना, एज अ लॉयर या एज अ कॉमन पर्सन भी मैं सजेस्ट करूंगी किसी पर्सन को आप प्रॉपर्टी खरीदे, आप रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही में अपना निवेश करें, प्रॉपर्टी खरीदे। जी हाँ बिल्कुल। मैम, रेरा के तहत जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें कौन कौन सी जानकारियां मांगी जाती है, किस तरह की जानकारी का खुलासा उन्हें करना होता है? जी, सबसे पहले अगर कोई प्रमोटर है उसको पहले प्लान बनाना है, प्रोजेक्ट का जो प्लान है उसकी जानकारी कस्टमर्स को देनी है। सेकेंडली उसको लेआउट, जो नक्शा जो जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, वो लेआउट बना करके अपने कस्टमर्स को दिखाना है और उनसे अप्रूवल लेना है। थर्डली गवर्नमेंट के जो अप्रूवल्स है उन्होंने लिए हैं या नहीं, टीएनसी से अप्रूवल लिया है या नहीं, रेरा से अप्रूवल लिया है या नहीं, और जो परमिशंस लगती है वो परमिशंस उन्होंने ली है या नहीं, तो इस चीज की जानकारी अपने कस्टमर्स को दे। साथ ही साथ लैंड का क्या स्टेटस है, डाइवर्टेड भूमि है या नहीं है। कभी कभी ऐसा होता था पहले कि भाई खेती की जमीन है उसमें आपने बना दिया है, उसके बाद में फिर उसका परिवर्तन के लिए आप लगा रहे हैं, ये प्रक्रिया बहुत ही इरेगुलर है। पहले परिवर्तन होना चाहिए जमीन का, उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो कमर्शियल में भी डाइवर्शन होना बहुत मैंडेटरी है, तो वो लैंड का स्टेटस देना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोटर्स को। साथ ही साथ अगर आप
कोई बड़ी कंपनी से है और आपने सब कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया है, तो उसकी जानकारी भी देनी जरूरी है, क्योंकि कस्टमर्स को पता होना चाहिए काम करके दे कौन रहा है, आप दे रहे हैं या आपके सब कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं। साथ ही साथ टाइमलाइन देनी होगी कि हाँ, हम इतने समयावधि में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे, और समयावधि के साथ में अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप एक एक्सेप्शनल क्लॉज भी डाल दें कि अगर XYZ नेचुरल रीजंस की वजह से या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से इतने टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इतने टाइम में करके देंगे। तो ये चीजों का ध्यान प्रमोटर्स को रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मैम, आपने कुछ समय पहले बताया था कि जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ अगर रेरा का उल्लंघन होता है किसी नियम का तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं क्या उनके लिए भी इसमें दंड का प्रावधान निर्धारित किया गया है? बिल्कुल। जैसे हमने प्रॉपर्टी के कॉस्ट की बात की थी, उसका कुछ परसेंटेज बनता था प्रमोटर्स के अगेंस्ट में पेनल्टी का, सेम यहाँ एजेंट्स के लिए भी है। 5% प्रॉपर्टी का जो कॉस्ट है वो पेनल्टी तक जा सकता है एजेंट्स ने अगर ऑब्लिगेशंस को और रेगुलेशंस को ब्रीच किया है तो। साथ ही साथ 10,000 पर डे पेनल्टी जुड़ने का भी प्रावधान है। डिले की बात अगर हम करें तो अगर डिले होता है तो इतनी पेनल्टी उनको इम्पोज की जा सकती है। तो ये सारे हैं, ये पेनल्टीज इसीलिए दी जाती है ताकि समयावधि में सारी चीजें हो जाए, लॉज का पालन हो, उसके लिए ही ये पेनल्टीज का प्रावधान है। जी, किसी भी परियोजना का पूरा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन रेरा मैम इसे किस तरह से सुनिश्चित करता है? जी, 70% जो फंड है, अगर आपकी प्रॉपर्टी का कॉस्ट 1 लाख रुपए है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो उसका 70% जो फंड है वो बायर से लिया जाएगा और एक सेपरेट एस्क्रो अकाउंट होता है उसमें डाला जाएगा, और उसमें से पैसे तभी निकाले जाएंगे कि आपके कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए ये पैसे यूज हो रहे हैं। हर चीज का जो हिसाब है, लेखा जोखा है, इनवॉइस है, वो सब चीजें मेंटेन करने के बाद ही आपके एस्क्रो अकाउंट से कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे जाएंगे। ये चीज इसलिए लाई गई है कि जो पैसा मैंने निवेश किया है अपनी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो पैसा कहीं और निवेश ना हो जाए, कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में ना चला जाए या बिल्डर के जेब में ना चला जाए। तो इसलिए मिनिमम ये चीज बोली गई है कि 70% जो है वो अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा एस्क्रो अकाउंट में। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये सुनिश्चित करता है रेरा कि आपके पैसे सही जगह जा रहे हैं और आपका काम भी सही से हो रहा है और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है। जी मैम। मैम, रेरा पे बहुत बातें होगी, लेकिन हम इसमें दंड के बारे में ही लगातार जान रहे थे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि रेरा जो है वो रियल एस्टेट उद्योग को लाभ कैसे पहुंचाता है? जी, जब कस्टमर्स खुश होंगे, जब लोग खुश होंगे तो डेफिनेटली सोसाइटी भी अच्छी होगी। आप आए दिन प्रॉब्लम्स देखते हैं कि ये अपार्टमेंट है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे नाली नहीं अच्छी है, या यहाँ सड़क नहीं अच्छी है, या यहाँ पे क्वालिटी नहीं अच्छी है, यहाँ से तो जो कंस्ट्रक्शन है वो मटेरियल गिर रहा है, पेंट नहीं अच्छा है। तो ये सारी चीजों की शिकायतें जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और आपके प्रोजेक्ट में आपके पैसे सही जगह सही तरीके से यूज हुए हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फेयर प्ले की बात कर दी जाएगी। अगर कॉम्पिटिटर्स है, एक बिल्डर है, एक प्रमोटर है, दूसरा प्रमोटर है, तो एक फेयर प्ले होगा, क्योंकि दोनों पार्टीज एक इक्वल अमाउंट में अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं और इक्वल अमाउंट में या फिर मतलब जहां पैसा जा रहा है वो सब चीजों को क्लियरली कस्टमर्स को बता रहे हैं। तो एक फेयर प्ले वाला इन्वायरमेंट होगा। कंपटीशन का जो इन्वायरमेंट है उसमें एक पारदर्शिता होने की वजह से काफी चीजें सॉर्टेड होंगी। साथ ही साथ टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन भी एनकरेजमेंट होगी कि इसमें आपका समय ज्यादा नहीं लगेगा। आपने अग्री किया कि हाँ 10 महीने में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, तो 10 महीने में ही प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। तो ये एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि बन रही है बिल्डिंग तो बनती ही जा रही है, ऐसा नहीं है। तो साथ ही साथ इंडस्ट्री की ओवरऑल जो हेल्थ है उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फायदेमंद है। रेरा के जो जितने भी प्रावधान है सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है और बहुत इंडस्ट्री फ्रेंडली भी है। जी अमित, बिल्कुल। तो ये थे रेरा के तमाम प्रावधान जिस पर आज हमने चर्चा की। तो लीगल लिटरेसी में आज हमने जाना कि किस तरह खरीदार होने के नाते आपको घर खरीदते समय अलर्ट रहना चाहिए, यानी कि सचेत रहना जरूरी है। अगर आप बिल्डर या प्रमोटर हैं तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। रेरा इससे जुड़े सभी प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें सभी जरूरी जानकारी इस विषय पर दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आने के लिए। और इसी के साथ लीगल लिटरेसी के आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।